नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव साहुणं येसो पंच नमोकारो सव पावपणास्त्र मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो महासागर हैं, आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। हम सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में 14 गुणस्थान का हमने देखा था कि 14 गुणस्थान में किस किस समय पर कौन कौन सी प्रकृतियां रहती हैं और उनमें से कितनी प्रकृतियों की नियमा मतलब हर जीव में वो प्रकृति पाई ही जाएंगी, सत्ता में हर जीव के होगी। और किन किन प्रकृतियों की भजना होती है, मतलब कब किसी जीव में पाई जा सकती है किसी में नहीं। अभी सादी अनादि परितना थर्ड द्वार लास्ट है। सादी अनादि प्ररूपना में हमने क्या देखा था, चार प्रकार के भंग होते हैं, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। ये चार प्रकार के भंग हमने देखे एग्जिस्ट करते हैं। सादी मतलब जिसकी सत्ता की बिगनिंग हुई है। अनादि मतलब अनादि काल से जिसकी सत्ता है। ध्रुव मतलब जो कंटिन्यूअसली रहेगी ही, कभी भी स्टॉप होनी नहीं है। सादी मतलब जिसकी बिगनिंग हुई थी, एक एक पॉइंट पे से उसकी बिगनिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और अनादि मतलब अनादि काल से वो चलती आ रही है। रही है। और ध्रुव मतलब कंटिन्यूअसली चलेगी, और ध्रुव मतलब एक पॉइंट पर जाके रुकेगी। अब अनादि, यहाँ पर सत्ता की बात है। सत्ता की जब हम बात करते हैं तो अनादि काल से जो प्रकृतियां सत्ता में है, कभी ना कभी भव सिद्धिक जीव उनकी सत्ता को एंड करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और जो अभव सिद्धिक जीव हैं उनके कभी भी सत्ता का एंड नहीं होगा। ठीक है। तो इस अपेक्षा से हम ध्रुव और अध्रुव देखते हैं। फिर सत्ता में मतलब जो आदि है अनादि है, तो हमें क्या देखना है कि कौन कौन सी प्रकृतियां जिसकी सत्ता की बिगनिंग हो रही है। सत्ता की बिगनिंग हो रही है मतलब अनादिकाल से वो सत्ता में नहीं थी, या फिर अनादिकाल से सत्ता में हो तो भी कहीं ना कहीं स्टॉप आया और फिर से उसकी सत्ता की आदि हुई, मतलब सत्ता स्टॉक में वापस आत्मा में वो प्रकृति आई जब एक टाइम पे वो टोटल क्षय को प्राप्त हो चुकी थी। क्षय का अर्थ यही होता है कर्म प्रकृति का कोई भी प्रदेश आत्मा में ना बचे, सभी प्रदेशों का क्षय हो जाना, मतलब सभी प्रदेशों का आत्मा से निकल जाना ही उस प्रकृति का क्षय कहलाता है। ठीक। अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रकृति तो जो अनादिकाल से चलती आ रही है और जिनका कभी भी स्टॉप नहीं हुआ है, वो प्रकृतियां कहलाती हैं अध्रुव सत्ता का। सॉरी, मैं छाया में दुख रहा, ध्रुव सत्ता का। ध्रुव सत्ता का मतलब क्या, कि जो कभी भी जिनका ब्रेक नहीं लगा है, जो अनादिकाल से निरंतर चल रही हैं, और अभव सिद्धिक जीव के द्वारा उनका सत्ता हमेशा ही रहेगी, मतलब अभव सिद्धिक में जीवों में उनकी सत्ता हमेशा ही रहेगी। और भव सिद्धिक जीवों में भी कब तक रहेगी, जब तक उसका सत्ता विच्छेद नहीं कर देते। सत्ता विच्छेद करना मतलब को क्षय कर देना, उसके अगले समय सत्ता क्षय हो जाती, सत्ता से हटा देना। तो जब तक उनको सत्ता क्षय से पूर्व का जो समय होता है, तो भव सिद्धिक जीवों में ध्रुव सत्ता का प्रकृतियों की सत्ता उनके सत्ता क्षय से पूर्व तक निरंतर रहती है। ध्रुव रूप से रहना मतलब बिल्कुल ब्रेक नहीं लगना, निरंतर रहना। तो इसमें तो निरंतर रहेगी कब तक, अनादिकाल से थी और हमेशा रहेगी, कभी अंत नहीं होगा। लेकिन इनमें जब तक सत्ता क्षय नहीं होता उससे पूर्व तक निरंतर रहना, वो प्रकृतियां ध्रुव सत्ता का कहलाती हैं। और अध्रुव सत्ता का क्या होगी, जिनमें ब्रेक लगा है, सत्ता में ब्रेक लग रहा है, उन प्रकृतियों को क्या कहेंगे, उन प्रकृतियों को अध्रुव सत्ता का प्रकृतियां कहेंगे। ठीक है। अभी टोटल हमारे पास कितनी प्रकृतियां हैं, टोटल हमारे पास 148 प्रकृतियां सत्ता योग्य होती हैं। अब इन 148 प्रकृतियों में से कितनी ध्रुव सत्ता का है और कितनी अध्रुव सत्ता का है, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। कितनी प्रकृति ध्रुव सत्ता का है,
कितनी प्रकृति अध्रुव सत्ता का है। ठीक है, ध्रुव सत्ता का प्रकृतियां। ध्रुव सत्ता का में क्या देखना है, जो अनादिकाल से है और उनकी सत्ता बीच में कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो अब एक के बाद एक हम प्रकृतियों को देखते जाते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृतियां। ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृतियों की सत्ता जीव में अनादिकाल से है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका स्टॉक खाली हो गया हो थोड़ी देर के लिए। वो प्रकृति क्या कहलाएगी, ध्रुव सत्ता का। तो ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 9। दर्शनावर्णी 9 की भी प्रकृतियां जो हैं, वो दर्शनावर्णी कर्म की 9 ही 9 प्रकृतियां अनादिकाल से सत्ता में है। कोई भी प्रकृति, ना तो दर्शन चतुष्क का, ना निद्रा द्विक का, ना स्त्यानर्धी त्रिक, किसी भी प्रकृति का ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता खत्म हो गई और फिर से वापस आए या सत्ता में ब्रेक लगे। वो उन प्रकृतियों का क्षय कब होगा, जब जीव 9th गुण स्थान के ऊपर जाएगा, या फिर जब जीव 12th गुण स्थान के द्विचरम समय या फिर चरम समय में जाएगा। ठीक है, तो वो वहां पर जाके अगर क्षय कर रहा है, उसके पहले तक सत्ता कंटिन्यूअसली है क्या, तो हाँ है। दर्शनावर्णी कर्म की 9 प्रकृतियां हो गई। उसके बाद फिर वेदनी कर्म। वेदनी कर्म की कितनी प्रकृति, वेदनी 7 वेदनी और असात वेदनी। तो कोई भी जीव सत्ता से खाली करने की जब बात आती है, तो इनका 14वें गुण स्थान के एंडिंग समय तक, इन दोनों में से कोई एक का या तो द्विचरम समय तक सत्ता रहेगी या फिर चरम समय तक सत्ता रहेगी, पर हर जीव में इनकी सत्ता रहती ही रहती है। तो इसीलिए इनके सत्ता को क्या बोल रहा है, ध्रुव सत्ता का। मतलब ये प्रकृतियां ध्रुव सत्ता का है। वेदनी कर्म की 2 प्रकृति, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी। अब मोहिनी कर्म देख लेते हैं। मोहिनी कर्म की कितनी होती है, 3 + 25। 25 में क्या होता है, 16 + 9। ठीक है, पेज नंबर 96। ये 28 प्रकृति होती है मोहिनी कर्म की। अब इन 3 प्रकृति में 1 + 2 रहता है, मतलब इनकी तो सत्ता अनादिकाल से नहीं होती, सत्ता क्रिएट की जाती है। और इसकी सत्ता अनादिकाल से हर जीव में, क्योंकि कोई भी भव सिद्धिक जीव ही क्यों ना हो, अनादिकाल से मिथ्यात्व अवस्था में था। जब वो शुक्ल पाक्षिक बना, उसके बाद ही उसके पास चांस होती है सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता होने की। उसके पहले उसके पास मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता रहती। तो मिथ्यात्व वेदनी को हम किस में डाल देते हैं, ध्रुव बंधिनी में, ध्रुव सत्ता का में मिथ्यात्व वेदनी। अब सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, क्योंकि इनकी सत्ता नहीं जनरेट होती है, नदीकाल से इनकी सत्ता नहीं है, इसीलिए ये प्रकृति क्या हो गई, अध्रुव सत्ता का। सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। ठीक है, फिर बात करते हैं इन 25 प्रकृतियों में 16 कषाय और 9 कषाय। तो 3 वेद हैं, हास्य षटक है, इनके सभी की सत्ता कौन से गुण स्थान तक रहती है, 16 कषाय की 9th गुण स्थान, वेद की हास्य षटक 9th गुण स्थान। तो 9th गुण स्थान तक जब तक जीव नहीं जाता है, शपक श्रेणी का आरोहण करके इनको सत्ता को नहीं हटाता है, तब तक हर जीव में उसकी सत्ता रहती ही रहती है। 16 कषाय की बात करें या फिर 9 कषाय की बात करें। तो यहाँ पर हो गया 16 कषाय और 9 कषाय। ठीक, फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहिनी। मोहिनी की बात हो गई। अब देखते हैं आयुष्य कर्म। आयु कर्म में टोटल 4 प्रकृति हैं। हम देखते हैं कि हर भव की आयु जीव पिछले भव में ही, जस्ट पिछले भव में ही बांधता है। मतलब उसकी सत्ता कब क्रिएट होती है, जस्ट एक भव पहले। और जब इस भव से उसको छुटकारा चाहिए, मतलब क्या उसकी सत्ता खत्म होती है, तभी वो इस भव से छुटकारा पाकर दूसरे भव में जाता है। तो इस अपेक्षा से जो आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, चारों की चारों क्या हो जाएंगी, ध्रुव सत्ता का होंगी क्या, अध्रुवता का। अध्रुव सत्ता का हो जाएंगे। आयु 4 मतलब उनकी नई सत्ता जनरेट होती है हर बार। ठीक है, फिर आयुष्य नाम कर्म। अब नाम कर्म में देखते हैं गोत्र कर्म अंतराय कर्म। गोत्र कर्म की जब बात करेंगे, गोत्र कर्म में एक होता है उच्च गोत्र और एक होता है नीच गोत्र। ठीक है, अब नीच गोत्र की सत्ता तो हर जीव में हमेशा है। ठीक है, कब तक एंड होगा उसका, द्विचरम समय, 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक उनकी सत्ता रहेगी, उसके बाद ही एंड होगा। और तब तक हर जीव में निरंतर सत्ता रहती है। क्या उच्च गोत्र के लिए भी सेम केस है, यस और नो बोलना अभी बस। नहीं,
नहीं है। रीजन क्या है? उद्वलना। हम्म, ठीक मिथ्या है। तो। हाँ, पहले गुण स्थान में केंद्रीय भी करता है बोलना इसकी। हाँ, पहले गुण स्थानवर्ती जो जीव होगा वो उद्वलना कर देगा। अब मुझे बताइए कि पहले गुण स्थान वाला भव सिद्धिक जीव या फिर अभव सिद्धिक जीव। अब ये आपके लिए काउंटर क्वेश्चन आ गया, थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा कि उद्वलना करने वाला जो जीव होगा, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अभव सिद्धिक जीव में हमेशा उच्च गोत्र की रहती है, उसके उसकी अपेक्षा अध्रुव है, मतलब ध्रुव है? हमेशा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या दोनों में अभव सिद्धिक जीव भी उद्वलना कर सकता है उच्च गोत्र की? सकता है, कर सकते। भाव कौन सिद्धि सी का भाव कंडीशन सिद्धि में दोनों करेगा? करेंगे। दोनों कर सकता है उद्वलना। दोनों कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन में करेगा अभव सिद्धिक जीव? कब करेगा? उच्च गोत्र की उद्वलना की बात हो रही है। जब वो पहले गुण तेव का रहेगा। वायु का में चला जाएगा। तो कैसे तेज तेव का तेजस्कायिक वायुकायिक जीव बनने पर वो क्या करता है? दोलना उसकी करेगा। उद्वलना। अब तेजस्कायिक वायुकायिक जब बन रहा है, तो तेजस्कायिक वायुकायिक कितने टाइम तक बनेगा तो उद्वलना हो जाएगी? फल के संकेत संभाग। पलकर संकेतम भाग काल तक अगर वो कंटिन्यूअसली रहा तो उद्वलना हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा अभव सिद्धिक जीव भी कर ही सकता है, कोई बाधा नहीं है। वो भी अनादिकाल से मिथ्यात्व अवस्था में है, और उद्वलना किस में होती है? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भव सिद्धिक हो या अभव सिद्धिक जीव हो, कोई भी उद्वलना कर सकता है। तो इन दोनों में से किसी के भी सत्ता उच्च गोत्र की ध्रुव ध्रुव रूप से नहीं है। ध्रुव रूप से नहीं है मतलब उनकी सत्ता, अगर वो जीव तेजस का एक वायु का एक में पल का संकेतन भाग रहा होगा तो उसकी उद्वलना कर दी होगी, तब वो सत्ता से रहित हो गया होगा। इस अपेक्षा से उच्च गोत्र क्या है? उच्च गोत्र क्या है? अध्रुवता का। अध्रुव सत्ता का। और नीच गोत्र क्या है? ध्रुवता का। ध्रुव सत्ता का। अब अंतराय कर्म, अंतराय कर्म की सत्ता का क्षय कब होता है? सत्ता क्षय से पूर्व की अवस्था क्या है? 12वें गुणस्थान का लास्ट समय। और सत्ता क्षय का समय क्या है? मतलब सत्ता क्षय कब हो जाता है? 12वें गुण स्थान में। सत्ता क्षय पूछे तो क्या बोलेंगे? 12वां का चरम समय, हम्म, द्विचरम समय। वो फिर तो से सोचिए। विच्छेद का होगा ना दीदी। सत्ताक्षय का समय तो चरम समय होगा। अंतराय कर्म की बात चल रही है ना? अच्छा हाँ, अंतराय क्रम का सत्ताक्षय तो 13वां 12वां होगा, 13वां गुण स्थान का 13वां पहला गुणस्थान समय। सत्ता क्षय। का पहला सत्ता समय। क्षय। सत्ता सत्ता विच्छेद क्षय का अर्थ होता है, सत्ता क्षय का अर्थ होता है कि सत्ता से खाली हो चुका है। 12th गुण स्थान के लास्ट समय में भी उस प्रकृति की, उन पांचों प्रकृतियों की सत्ता रहती है। इसलिए वो काल में, उस समय पे हम नहीं बोलेंगे कि उस सत्ता का क्षय हो चुका है। सत्ता क्षय का काल 13th गुण स्थान है, उस समय पे सत्ता का विच्छेद हुआ है, मतलब वो लास्ट समय है सत्ता का। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सत्ताशय पूछे तो सत्ताशय 13th गुण स्थान है, और 12वां गुण स्थान का चरम समय उसका सत्ता विच्छेद का है, मतलब उसकी सत्ता का लास्ट समय। अच्छा, ठीक है, विच्छेद को पहले मानना है, क्षय को बाद में। विच्छेद का अर्थ होता है कि उस समय पे वो चीज हो रही है। बंद विच्छेद मतलब उस समय पर बंद हो रहा है, लास्ट तक उसके अगले बंद हो समय गया। पर नहीं है। ठीक है। ठीक है। 12वां के लास्ट तक हो रहा, 13वां में नहीं हो रहा, ऐसा बोलेंगे। हाँ, उदय और सत्ता की अपेक्षा। तो अंतराय की 5 प्रकृति। ठीक है। अगर आप लोगों को एक बार नामकरण करते हैं, अगर आप लोग को ऐसा बोल दिया जाए कि कोई भी एक मतलब अज्यूम करो, ऐसा होता नहीं है पर अज्यूम करो कि उपभोग अंतराय का उदय नहीं हो रहा है 12th गुण स्थान में, तो उसकी सत्ता क्या मानना? कहाँ तक मानना मतलब? क्या नहीं हो रहा? सत्ता तो है ही है ना। भले वो अंत नहीं आ रहा, उदय में नहीं आ रहा, लेकिन सत्ता तो है। हाँ, तो कहाँ तक होगी उसकी सत्ता? 12वें तक होगी सत्ता। सत्ता फिर 13वें में रहेगी, 13वें में के स्टार्टिंग में होगी फिर। नहीं नहीं नहीं, 12वें तक तो रहेगी सत्ता सोचिए ना। एक बार फिर से सोचिए। ऐसा बोल दिया है, अज्यूम करते हैं कि अंतराय कर्म की या जो भी प्रकृति ली थी उपभोग अंतराय कर्म का उदय 12th गुण स्थान में नहीं है,
उसकी सत्ता कहाँ तक होगी? दीदी फिर तो 12th के द्विचरम समय तक होनी चाहिए। 12th अंतिम समय। नहीं, 12th के 12वीं चरम गुरु स्थान के आखिर तक रहेगी, चरम समय तक रहेगी। सत्ता तो रहेगी ही ना। नहीं, पर क्वेश्चन ध्यान अनुदयमान से सुनना, क्वेश्चन अनुदयमान ध्यान से प्रकृति सुनना। है ना, तो उसका द्विचरम समय पे उसका स्थिभुक संक्रमण होते हुए द्विचरम समय तक सत्ता रहेगी, और चरम समय में फिर सत्ता नहीं रहनी चाहिए। समझ आया क्या बोलना चाह रहे थे वो? क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप आंसर वो लिख के आ जाओ। मैंने आपको एक एज्यूमशन केस दिया, एज्यूम करना है, मान के चलते हैं कि अंतराय कर्म की कोई भी एक प्रकृति का उदय नहीं है। वैसे उदय कंपलसरी होता है और सत्ता चरम समय तक रहती है, पर अगर वो प्रकृति, कोई भी प्रकृति अनुदयमान है, तो उसके सत्ता लास्ट समय तक नहीं होगी, उसकी द्विचरम समय तक सत्ता होगी, और जो लास्ट समय होगा वो उदयमान प्रकृति के रूप में कन्वर्ट हो गई होगी। ठीक है? अच्छा, अच्छा, संक्रमण हो गया उसका। स्थिभुक स्थिभुक संक्रमण संक्रमण होगा। होगा। ठीक है। ठीक है, अभी वैसे जो फैक्ट है वो फैक्ट यही है कि वो प्रकृति चरम समय तक रहती है। अंतराय कर्म की 5 प्रकृति 12th गुण स्थान के चरम समय तक रहती है। पर अगर आपको दिमाग घुमाने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन कर दें, क्योंकि हमारा जो एक बार पेपर हुआ था उसमें कोई एक ऐसा केस दे दिया था जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए प्रिपेयर रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। उसको बस ऐसा समझना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से पढ़ना, क्या बोलना चाह रहे हैं वहां पे। उद्देश्य ये है कि हमारा फैक्ट क्या होता है, अनुदयमान प्रकृति की सत्ता द्विचरम समय तक मानेंगे, चरम समय में उसके साथ स्थिभुक संक्रमण रहेगा, मतलब स्थिभुक संक्रमण द्वारा पर प्रकृति रूप हो जाएगी। तो वो फैक्ट को आपको किसी भी प्रकृति पे अप्लाई करने के लिए दे दिया जाए, तो ध्यान में वही रखना है कि निद्रा द्विक को हम क्यों द्विचरम समय तक बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रकृति अनुदयमान है। अगर निद्रा द्विक का उदय 12th गुण स्थान में होता तो उसकी सत्ता भी चरम समय तक होती, पर क्योंकि वो अनुदयमान है इसलिए द्विचरम समय तक है। ठीक है, ये हुआ। अब अंतराब नाम कर्म देख लेते हैं। नाम कर्म की जो भी प्रकृतियां, नाम कर्म की टोटल 93 प्रकृतियां हैं। उन 93 प्रकृतियों में से सत्ता होना और सत्ता नहीं होना, मतलब सत्ता का बीच में रुकना, या तो कंटिन्यूअसली होगी या फिर होना नहीं होना, होना वाली बात हो जाएगी। तो कंटिन्यूअसली जिन प्रकृतियों की सत्ता रहती है, तो वो प्रकृति एक एक देखते जाते हैं। गति नाम कर्म है। गति नाम कर्म चारों गति की जब हम बात करते हैं, अगर उस जीव को अगले भव में बांधने योग्य गति है, जैसे कि मनुष्य के लिए चारों गति खुली है, तो मनुष्य के लिए चारों गति खुली है, तो वो हर अंतर मुहूर्त में गति का स्विच करता ही करता है। एक बार देव गति नामकरण बांध रहा है तो अगले अंतर मुहूर्त में वो तिर्यंज गति बांध सकता है, उसके अगले अंतर मुहूर्त में मनुष्य गति बांध सकता है, उसके अगले मुहूर्त में वापस देव गति बांध सकता है, नरक गति, कुछ भी बांध सकता है। हर अंतर मुहूर्त में वो स्विच करेगा। पर अगर देव देव की अपेक्षा बात करें, तो देव जो रहते हैं वो बंध की बात करें तो हर अंतर मुहूर्त में वो तिर्यंच या मनुष्य के स्विच करते हुए बांधेंगे, क्योंकि वो जीव देव गति और नरक गति का, मतलब देव प्रायोग नरक प्रायोग का वापस वक्री प्रायोग होते हैं उनका वापस बंद नहीं करते। पर वो वर्तमान में बंद नहीं भी कर रहे तो भी उनके स्टॉक में पड़ी रहती है। देव गति का तो उदय चल रहा होता है और नरक गति स्टॉक में पड़ी रहती है, और तिर्यंच गति मनुष्य गति बंध योग्य होती है। तो ऐसा किसके साथ हो सकता है या किसके साथ होता है कि सत्ता, मतलब वो नहीं बांध रहा तो सत्ता से हट जाए, तो वो होता है एकेंद्रीय जीव। उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? उद्वलना। तो जो उद्वलना वाली प्रोसेस होती है, उद्वलना वाली प्रोसेस में जीव को अगर वो कौन करता है? भव स्वभाव से एकेंद्रीय जीव करते हैं। ठीक है, और अगर मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बात करें तो वो मतलब मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि जीव, ये तो एकेंद्री तो हो गए भव स्वभाव से, और एक मिथ्यात्व की अपेक्षा बात करें कि मिथ्यात्व के रीजन से होते हैं, तो वो प्रकृति होती है आहारक द्विक, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। अब ये तो मौनिक कर्म की प्रकृति, इनकी बात तो हमने कर ही ली है। अब हमारे पास आहारक द्विक की बात है। आहारक द्विक मतलब आहारक चतुष्क, सत्ता की जब बात करते तो आहारक चतुष्क, उद्वलना पूरी की पूरी सत्ता की ही होती है, तो आहारक चतुष्क हो गया। और एकेंद्रीय रिलेटेड कौन कौन सी प्रकृति है? नरक द्विक मतलब नरक, हाँ नरक त्रिक,
त्रिक तो रहेगी नहीं क्योंकि आयुष तो सत्ता में थी नहीं, ठीक है। नरक द्विक, देव द्विक, वैक्रिय चतुष्क। और अगर वो जीव तेजस का एक, वायु का एक है तो उच्च गोत्र। उच्च गोत्र आएगा यहाँ पर। गोत्र तो पहले हो चुका ना गोत्र में। गोत्र में चला अभी गया तो उच्च हम गोत्र। नामकर्म की प्रकृति, हाँ नामकर्म की नामकरण कर प्रकृति रहे की हैं ना बात अभी कर रहे हैं ना, तो। तो नामकर्म की प्रकृति में उच्च गोत्र को काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये हाँ। चीज ध्यान में रखना। प्रकृति जो है टोटल एकेंद्रीय द्वारा जो की जा सकती है तो वो 2 2 4 और मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र। तो कितनी हो गई? 4 4 8 10 11, 11 प्रकृति हो गई। लेकिन ये 11 प्रकृतियों में से उच्च गोत्र गोत्र कर्म की है, शेष 10 क्या है? नाम कर्म की है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ये 10 प्रकृतियां जो है ये भव स्वभाव से एकेंद्रीय जीव इनकी उद्वलना करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रकृतियां अगर उद्वलना करी तो ये सत्ता से रहित हो जाती है, वो मतलब उस जीव में वो प्रकृति की सत्ता नहीं बचती है। और अगर उद्वलना नहीं हुई है तो उसमें सत्ता होगी। तो होना और नहीं होना मतलब कभी सत्ता रुक जाती है फिर से सत्ता जनरेट होती है। तो ये सारी प्रकृति को हम किस में ले लें? अध्रुव। अध्रुव में। अध्रुव सत्ता। अध्रुव अध्रुव में। में लेके इसको नरक तो द्विक, नामकरण को। एक बार स्लो मोशन में जाता है ना, सबको समझ आएगा। हाँ। नरक द्विक, देव द्विक, मनुष्य द्विक, वैक्रिय चतुष्क, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये मिथ्या दृष्टि अवस्था वाली भी बात कर ले। अगर मिथ्या दृष्टि अवस्था में पीएबी काल तक रहा, सत्ता खत्म हो जाएगी, फिर से सत्ता जनरेट हो जाएगी। प्लस एक और बात ये होती है कि जो आहारक चतुष्क है और तीर्थंकर नाम कर्म है, ये 5 प्रकृति तो हमने सारे की सारे गुण स्थानों में क्या रखी है? भजना रखी है, ठीक है। कौन से गुण स्थान में नहीं रखी? ये पांचों की भजना। एक बार वापस सोच, बोलिए ना, क्या बोले आप? 12वें। एक बार वापस बोलिए। मैंने क्या बोला? देखो मैंने पूछा है कि आहारक चतुष्क और तीर्थंकर नाम कर्म हर जीव के सत्ता में नहीं होते। तो हमने इन हाँ। इन पांचों प्रकृति की हर गुण स्थान में क्या रखी है? भजना रखी है। कोई से हाँ। ऐसे गुण स्थान है क्या जिसमें हमने इन पांचों की भजना नहीं रखी है? 14 गुण स्थान में नहीं है। 13 गुण स्थान पांचों में। की मतलब टोटल 5 की भजना नहीं रखी। 14 गुण स्थान में। 14 13। कर्म इन समय। 13 and 14। इन 5 प्रकृति की अपेक्षा भी बात कर रहे हैं। दूसरा और तीसरा। सेकंड है। हाँ दूसरा। दूसरे तीसरे में हम सिर्फ 4 को बोलेंगे ना, हरक चतुष्क को। तीर्थंकर की तो कंपलसरी हमने सत्ता योग्य में से ही हटा दिया था। दूसरे तीसरे हाँ। में भजना तो रखने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि किसी भी जीव में जो दूसरा तीसरा वाला है उसमें तीर्थंकर की सत्ता तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये 5 प्रकृति की वैसे भी सत्ता हर जीव में नहीं होती, जिनमें होती है उनमें नई क्रिएट होती है। इसीलिए ये प्रकृति क्या हो जाएंगे? अध्रुव सत्ता का। आहारक चतुष्क और तीर्थंकर नामकरण, आंसर क्या हुआ ठीक है। नहीं समझ में। आंसर क्या हुआ 500 में। आंसर था दूसरा तीसरा गुण स्थान। दूसरे हाँ दूसरा। तीसरे गुण स्थान में ये इन 5 प्रकृति में से सभी 5 को हमने भजना में रखा है क्या? नहीं रखा। नहीं। हमने 4 को भजना में रखा है इन 5 प्रकृतियों में से, क्योंकि तीर्थंकर हम्म, की सत्ता वाला होगा ही नहीं दूसरे तीसरे में, हाँ। हम्म, ठीक। ठीक है। बाकी सारे गुण स्थान में पहला और 4 से 14, 14 में भी हाँ ठीक है, 14 में भी रखा ही है ना भजना में। 4 से 14, 13 पहला 4 से 14, इनमें हमने इन 5 को तो रखा ही रखा था कंपलसरी। 13 में भी 13th में क्या? 13 में भी तो भजना आएगी ना, तीर्थंकर नाम कर्म। हाँ तो 1 4 से 14 सभी लिया है ना। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। एक हो गया, 4 से 14 हो गया, 4 हाँ से हाँ 14 में हाँ सभी आ गए। सिर्फ हाँ, हमने नहीं दूसरा 4-14 तीसरा में भी। हटा, ये हाँ, ठीक है। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये हुआ। अभी हमने कितनी देख ली? ये सारी प्रकृति हमने इसमें देख ली, किसमें? अध्रुव सत्ता का। अब इसके बाद जाति। जाति 5, जाति 5 है। जाति 5 की उद्वलना होती है क्या? नहीं। नहीं। शरीर 5, शरीर 5 में से आहारक की बात हमने कर ली,
क्यों कर ली? क्योंकि आहारक की वैक्री की उद्वलना होती है, आहारक की उद्वलना भी होती है, प्लस हर जीव में नहीं होता। तो शरीर की बात हो गई। तेजस कार्बन हमेशा हर जीव में होता है, और औदारिक हर जीव में, मतलब उदय में नहीं होता, लेकिन सत्ता में हर जीव के रहेगा, चाहे वो उदय में हो या नहीं हो। उदय में किसके नहीं होगा? नरक गति और तिर्यंच गति के जीवों में, पर उनमें सत्ता रहती है औदारिक की, क्योंकि वो उद्वलना नहीं करते। ठीक, ये हुआ। फिर शरीर हो गए, अंगोपांग, बंधन, संघातन, सहनन संस्थान। सहनन संस्थान सभी के सत्ता में रहता है, चाहे उसका उदय हो नहीं हो, बंद हो रहा है नहीं हो रहा है। 6 की 6 सहनन और 6 की 6 संस्थान हर जीव में सत्ता में रहते ही रहते हैं। और जिन जीवों में नेक्स्ट वर्ग में उसका बंद कर सकते हैं, तो वो भी स्विच करते हुए बंद करते रहते हैं, उसका सत्ता में क्रिएट होता रहता है, मतलब सत्ता में ऐड होता रहता है। सत्ता तो हमेशा ही है, तो वो सब ध्रुव सत्ता का हो गई। तो ऐसे करते करते पराघात अष्टक में से सिर्फ तीर्थंकर की बात करेंगे, और बाकी सब करते करते जितनी भी शेष प्रकृतियां हैं, कितनी में से माइनस कर लेते हैं। कितनी हो गई है? नाम कर्म की उच्च गोत्र को काउंट करना है क्या? 15 अलग हो गया ना। ये 15 प्रकृति हो गई, तो ये 15 प्रकृति 93 में से माइनस कर देते, कितना आंसर आएगा? 78 ध्रुव सत्ता में। 78। तो ये नाम कर्म की 78 प्रकृतियां ध्रुव सत्ता का हो गई। ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन जब आप पढ़े ना, तो बहुत ध्यान के साथ पढ़ना। ये बिल्कुल मत सोचना कि क्या आता है क्या नहीं आता है। कितनी बार चीजें आपको आती हुई भी रहेंगी, पर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ पाते। और कितनी बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज नहीं आती है, पर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अरे ये तो हमें आता ही नहीं है। पर क्वेश्चन में शायद कुछ और ही पूछना चाह रहे होंगे, उनको मतलब ही नहीं होगा कि उपभोग अंतराय के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उनको मतलब बस इतना है कि वो प्रकृति अगर उदयमान है तो सत्ता लास्ट समय तक होगी, अनुदयमान है तो द्विचरम समय तक होगी। अब आपको कोई भी प्रकृति दे दी जाए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, अरे उपभोग अंतराय क्या होगा, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक, ऐसे सोचना मत, जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रकृति। ये ठीक है। अब इसमें साध्य अनादि प्ररूपना देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ध्रुव है। ध्रुव है मतलब अनादिकाल से है। ठीक है, सारी प्रकृतियां अभव सिद्धि की अपेक्षा भी ध्यान में रखना। भव सिद्धिक में भी अनादिकाल से है, अभव सिद्धिक में भी है। ये भी है, 16 कक्षाएं भी है, 9 कक्षाएं भी है, नीच गोत्र भी है, अंतराय 5 भी है, 78 भी है। ठीक है, अभव सिद्धिक और अभव सिद्धिक दोनों की अपेक्षा। अब अभव सिद्धिक की अपेक्षा ध्रुव है, क्योंकि ध्रुव सत्ता का है। ध्रुव सत्ता का प्रकृति ध्रुव रूप में होगी दर्शनावर्णी की, भव सिद्धिक में अभव सिद्धिक में दोनों में रहती है ध्रुव रूप से। वेदनी कर्म ध्रुव रूप से रहेगी। मिथ्यात्व वेदनी 16 कक्षाएं, 9 कक्षाएं, नीच गोत्र अंतराय 5 और नाम कर्म की 78 प्रकृति। अब ये हो गया एक बार के लिए। अब साधी और अध्रुव को एक बार साइड में रखते हैं। अब हम देख लेते हैं अध्रुव बंधिनी। अध्रुव बंधिनी प्रकृतियों में सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, इनकी बिगनिंग होती है सत्ता की, हाँ होती है। होती है। हाँ एंडिंग होती है, हाँ। हाँ होती है। कब होती है? प्रथम गुण कब स्थान कब पर होती है? करता तब क्या? मिथ्यात्व में जब पहले गुण स्थान में आने पर। चौथे स्थान में तो इसलिए सम्यक तब मिथ्या स्थिति। शादी फिर आंसर वापस क्लियर नहीं हुआ। नहीं, जब तक वो अगर पल के संकेतन भाग तक एक अगर बार एक मिथ्यात्व। बार बस इतना, एक बार शॉर्ट में, अगर आपको वन वर्ड आंसर लिखना है और आपको पूछा है कब कब होती है, तो आप क्या लिखोगे? मतलब कब कब, मतलब एक तो उद्वलना के द्वारा जो होती है स्वेच्छाइक फर्स्ट पश्चात प्राप्त करने स्थान के में, समय। और क्षयिक समय तो प्राप्ति के समय। ठीक है, तो ये एंडिंग भी होती है। भव सिद्धिक जीव भी कर सकता है, अभव सिद्धिक जीव भी कर सकता है। करेक्ट है क्या? हाँ, भव सिद्धि के ये पर सत्ता होती नहीं है। सत्ता ही नहीं होती, सिर्फ भव सिद्धिक जीवों के ही होती है। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट गुण स्थान में इसकी उद्वलना हो रही है, फर्स्ट गुण स्थान में अभव सिद्धिक जीव भी रहता है, तो क्या वो उद्वलना करेगा? नहीं, वो हमेशा नहीं, इसकी होती नहीं, नहीं इस क्योंकि समय। जिसकी सत्ता सत्ता होगी वो ही तो उद्वलना करेगा। आहारक चतुष्क की सत्ता नहीं होती, सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता नहीं होती। ठीक है, पहले गुण स्थान में होती नहीं।
तीर्थंकर नामकरण की सत्ता नहीं होती। पहले गुण स्थान में तो सत्ता रह ही सकती है, पर अभव सिद्धिक के नहीं होगी, और जिनने अब उद्वलना कर दी उनके नहीं होगी। ठीक है। अब अनादिकाल से सत्ता है क्या? नहीं है। नहीं, हाँ, और अनादिकाल से हमेशा नहीं। रहेगी क्या? नहीं। नहीं, जब अनादिकाल से है ही नहीं और वो एंडिंग कर ही रहा है भव सिद्धिक जीव, तो हमेशा कैसे रहेगी? आयुष्य 4। हर हर आयु की अपनी सत्ता क्रिएट होती है, हाँ और जी। उसका एंड भी अवश्य होता है। हमेशा से, अनादिकाल से नहीं थी, हमेशा नहीं रहेगी। उच्च गोत्र, उच्च गोत्र में अनादिकाल से नहीं, शादी है ना, तो शादी भंग मतलब हाँ। शादी भंग है कि बिगनिंग हो रही है, तो उच्च गोत्र की सत्ता की बिगनिंग होगी क्या? हाँ, हाँ, पहले पहले हाँ इंसान में होगी अच्छा होगी। जन्म शादी करेगा, होगी। शादी होगी कब उसकी। होगी? उच्च बोलना गोत्र के तीसरे तुलना गुण करेगा स्थान में, तब उसके बाद देव में। कब होगी? तीसरे गुण स्थान में। नहीं, उच्च गोत्र की उज्ज्वलना करके एक केंद्रीय के बाद दूसरे भाव में जाएगा, तो तेजस काय में वायु काय को छोड़ के दूसरे भाव में जाएगा, छठवें तो गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान। नहीं नहीं नहीं, छठे गुण स्थान की तो बात ही नहीं होती है उच्च गोत्र रिलेटेड। यहाँ पे सत्ता की बात हो रही है, उदय की बात नहीं हो रही है। उदय कंपलसरी उच्च गोत्र का ही होगा, 6th एंड अबव। और और 5th में तेजस काय उदय, जब एक त्रियंश बार पांचवें। प्लीज एक बार मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। 5th में जो उदय बोलते हैं वो दोनों तरह का बोलते हैं, त्रियंश की अपेक्षा नीच गोत्र, और मनुष्य की अपेक्षा वहां भी कंपलसरी उच्च गोत्र ही होगा। तो वो जो उच्च गोत्र की जो बात होती है कंपलसरी, वो 6th गुण स्थान की अपेक्षा जो आपने बोला वो उदय है। यहाँ पे हम सत्ता की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। कोई भी चीज को ना प्रैक्टिकली समझना, सत्ता एक टोटल डिफरेंट चीज है, उदय एक टोटल डिफरेंट है। तो इसीलिए जब आप पढ़ रहे हैं तो उपयोग ऐसा लगाना कि उसको सामने चित्र बना लेना कि अच्छा ये सामने जीव खड़ा है, इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, क्या उदय की बात कर रहे हैं या फिर सत्ता की बात कर रहे हैं, या फिर वो बंद कर रहे हैं। जो भी हो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना। अब उच्च गोत्र की सत्ता कब क्रिएट होती है? जब उद्वलना की, उद्वलना किसने की? तेजस कायिक वायु कायिक जीवों ने। अब जब उनने उद्वलना कर दी, उद्वलना करने के पश्चात वो नॉन उद्वलना योग्य भव में जाते हैं। नॉन उद्वलना योग्य भव क्या होगा? तेजस कायिक वायु कायिक को छोड़ के दूसरे भव। दूसरे भवों में उसकी उद्वलना नहीं होती उच्च गोत्र मनुष्य द्विक की। तो जब वो दूसरे भवों में जाते हैं तेजस कायिक वायु कायिक के अलावा, वहां जाके कंपलसरी उच्च गोत्र का बंध कर लेते हैं। और उच्च गोत्र का बंध किया मतलब वहां पे सत्ता क्रिएट हो जाती है उच्च गोत्र मनुष्य द्विज दोनों की। तो जब भी उद्वलना करने के पश्चात वो दूसरे भव में जाते हैं, तेजस का वायु का के अलावा दूसरे भव में जाते हैं, तो वहां पे उसकी सत्ता की आदि हो जाती है, इसलिए शादी भंग घटित होगा। और एंडिंग होगी क्या उच्च गोत्र की? अभव सिद्धिक में होगी क्या? अब दिख के तो है ही नहीं उच्च गोत्र। अरे उच्च गोत्र की बात है भैया, नीच गोत्र अकेला कैसे रहेगा? अभव सिद्धिक में भी उच्च गोत्र का उदय होता है क्या? अभव सिद्धिक जीव कभी देवता नहीं बना? हाँ, सच देवता 21 में देवलोक कंपलसरी तक जा उच्च सकते गोत्र। हैं। हाँ, 21 में देवलोक तक जा सकते हैं। कौन से देवलोक था? 21 में 21वां देवलोक ही नहीं होता? नवग्रह 21वां देवलोक? नवग्रह एक नवग्रह 21 कह रहे हैं ना, होते हैं ना। अच्छा। 12 देवलोक और 9 ग्रह इसे मिला के नवग्रह बोल रहे एक हैं। 21 बोल देते हैं। 12 और अच्छा 9 अच्छा ऐड अच्छा, ठीक करके। है ठीक है, शमाश ना, मेरे वो उतना उपयोग नहीं गया। ठीक है। तो हम्म। हाँ, तो अभी बात यही है कि उसकी सत्ता में है तभी तो वो उच्च गोत्र का उदय आएगा ना, देवगति में हाँ जाएगा तो। हाँ हाँ। नीच गोत्र के साथ कैसे वो देवलोक में चला जाएगा? ठीक है। तो उच्च गोत्र तो सत्ता में रहती है, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या उच्च गोत्र की, अब जैसे हमने उच्च गोत्र की या कोई भी प्रकृति की ध्रुव जो बोलते हैं, वो अध्रुव किस रूप से, किस वजह से बोलते हैं हम? कि भव सिद्धिक जीव उनकी सत्ता खत्म करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेगा। पर क्या अभव सिद्धिक जीव उच्च गोत्र की सत्ता खत्म कर सकते हैं? एंडिंग होगी उनके सत्ता की? पहली हाँ, बार नहीं, अब भविष्य की नहीं होगी। होगी नहीं। सत्ता नहीं होगी। सत्ता नहीं की उद्वलन की एंडिंग होगी अपेक्षा कि नहीं? से नहीं। सत्ता तो होगी कंपलसरी बनता है। अभव हाँ, सिद्धिक जीवों में उच्च गोत्र की सत्ता की एंडिंग होगी कि नहीं होगी?
होगी वो मिथ्या, पहले उसमें आ नहीं जाएगा। होगी क्योंकि 14th अगर में ही अगर उसकी वो अगर वो उद्वलना। उद्वलना कर देंगे तो सत्ता की एंडिंग हुई ना। हाँ, क्या वो उद्वलना नहीं कर सकते? कर सकते हैं कर दीदी। उद्वलना सकते हैं। उद्वलना कर सकते हैं अगर वो उद्वलना हाँ, अगर वो उद्वलना कर देंगे तो सत्ता की एंडिंग हुई ना। मतलब उनकी हाँ, सत्ता अध्रुव रूप से थी अभव सिद्धिक में भी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। भव सिद्धिक की अपेक्षा तो हम सत्ता की एंडिंग कर ही देते हैं, पर जिन जिन प्रकृतियों की अभव सिद्धिक जीव भी उद्वलना कर सकता है, उन प्रकृतियों की, अब जैसे नरक द्विक, देव द्विक, मनुष्य द्विक, पैकरी, चतुष्क, इनकी जब बात करेंगे तो अभव सिद्धिक की अपेक्षा और भव सिद्धिक की अपेक्षा तो सभी अध्रुव रहते ही हैं, लेकिन अभव सिद्धिक की अपेक्षा भी ये प्रकृतियां अध्रुव रूप में सत्ता में होती हैं। अध्रुव सत्ता का उनकी अपेक्षा भी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसलिए क्या? उद्वलना उद्वलना करते हैं इसलिए। उद्वलना करते हैं इसलिए, उद्वलना करा तभी तो सत्ता की एंडिंग हुई। और हाँ, उद्वलना करने के बाद पुनः वो उस नॉन उद्वलना वाले भव में चले गए तो वहां पे वापस से सत्ता क्रिएट हो जाती है। तो अभव सिद्धि को या भव सिद्धि को दोनों उद्वलना कर सकते हैं। और इसमें बताया है कि सभी जीवों ने अनंत बार इन प्रकृतियों की उद्वलना की है, चाहे वो भव सिद्धिक जीव हो या अभव सिद्धिक जीव हो। हमने अनंत बार उद्वलना करी, मतलब हम अनंत बार एकेंद्री में, और एकेंद्री तो छोड़ो, अनंत बार तेजस का एक वायुकायिक में गए हुए हैं। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि हाँ, मतलब इसी से तो क्या हाँ, है, बहुत सारी चीजों से होता है ऐसे तो, पर यहाँ पर वो क्लियर दिख रहा है कि अनंत बार उद्वलना कर चुके हैं। उद्वलना करने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां जाके आ गए, वहां जाके इतने लंबे काल तक रहे, उद्वलना करी, ऐसा अनंत बार हमने करा हुआ है। कितना भाव भ्रमण कर लिया। ठीक है। अब ठीक है। ये अनादिकाल से नहीं है, क्योंकि अनंत बार इनकी उद्वलना हो चुकी है। जब अनंत बार इनकी उद्वलना हो चुकी है तो ये अनादिकाल से हो ही नहीं सकते सत्ता में, और ध्रुव रूप से हमेशा हो ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत बार अभी कर चुके हैं, अनंत बार आगे भी करेंगे अभव सिद्धिक जीव। और भव सिद्धिक जीव भी जो मतलब अभी तक जो भी शुक्ल पाक्षिक वगैरह नहीं बने या जैसे भी, तो उनकी अपेक्षा क्या बोला मैंने, शुक्ल पाक्षिक नहीं बने, शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद भी तो संभव है ही ना इतने टाइम तक रहना हाँ, उसमें। हाँ। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल की ध्रुव रूप से सत्ता नहीं है और नहीं हो सकती, मतलब हमेशा सत्ता नहीं हो सकती। अब आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर नामकरण, इनकी वैसे भी सत्ता नहीं क्रिएट होती है। आहारक चतुष्क की कौन से गुण स्थान में सत्ता क्रिएट होती है? अच्छा, छठे में। सातवें गुण स्थान। गुणस्थान में। नहीं, छठे में कि सातवें में? सातवें में। छठे में तो उसका उदय रहता है। उदय कब होगा? जब स्टॉक में पड़ी होगी सातवें तभी तो वो गुणस्थान में। उदय होगा। तो स्टॉक में छठे कैसे में ही तो आता है? होगी। एक बार प्लीज मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, क्योंकि दूसरों को कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने क्या बोला कि सत्ता में सत्ता उदय कैसे आएगा सिक्स्थ गुण स्थान में? जब वो सत्ता में होगी। सत्ता में कैसे आएगी? जब उसका बंध होगा। बंध योगी गुण स्थान 7 8 है, इसलिए सत्ता स्टार्ट होना, सत्ता की आदि होना सेवंथ गुण स्थान में होती है। आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर नामकरण की फोर्थ गुणस्थान। और से पहला चौथा पक्का फोर्थ से ही। पहले में भी होती है। पहले में तो पहले में शायद कैसे स्टार्ट होगा? मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर नामकरण का बंध स्टार्ट नहीं करते, वो फोर्थ, सिर्फ फिफ्थ, किसी सिक्स रीजन में से किसी फर्स्ट में स्टार्ट चले हो जाते हैं। सकती है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हाँ, सेवन। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन किसी में भी स्टार्ट हो सकती है। और एट्थ में? एक दो स्थान को हो सकती है, क्वेश्चन अच्छा पता है, नहीं। थोड़ा डिस्कशन में पता चला, ये क्वेश्चन मैं नोट करके रखती हूँ एक बार। पर जहां तक संभावना ये लग रही है कि 4 से लेकर 8 में उसके कभी भी बिगनिंग हो सकती है तीर्थंकर नामकरण की। 8th गुण स्थान में कंफर्म है कि, मतलब 8th गुण स्थान में होती है कि नहीं होती है, ये बात कंफर्म नहीं है। बाकी 4 से 7 में तो उसकी स्टार्टिंग किसी भी गुण स्थान में, कोई संयत है, कोई प्रमत्त संयत है, कोई श्रावक है, कोई अविरत है, कोई भी हो, बस ऐसा बताया है कि बंध प्रारंभ इस गुण स्थान से है, क्योंकि इसके पहले के गुण स्थानों में बंध नहीं। बंध प्रारंभ मतलब हाँ, बंध प्रारंभ की बात करी ना, फर्स्ट गुण स्थान में तो बंध होते ही नहीं। तो बंध प्रारंभ की बात इसलिए करी है कि उस गुण स्थान से जो भी जीव होंगे उनमें ये बंध हो सकता है, पर कोई भी जीव तीर्थंकर का बंध
इसमें 4 5 6 7 में से कुछ में भी कर सकता है, संभावना 8 में भी कर ही सकता है। जब आहारक का कर सकता है तो फिर हाँ ठीक है, आहारक का कर सकता है तो उसमें भी तो कर ही बंद सकता है। सातवें में शुरू करता है। हाँ, 8वें के बहुसंख्या भाग तक बोलते हैं ना, बहुसंख्या बाद व्यतीत तो एक संख्या बाद तक सदैव करते हैं, है ना, ऐसा वो तीर्थंकर का। वो ठीक है, हम बोल रहे हैं कि नई सत्ता क्रिएट करना, मतलब उस समय पे नया हो। वैसे तो संभावना लगी रही है, 80% तो लगी रहे, 20% ना भी हो कोई ऐसी चांस, क्योंकि श्रेणी के लिए बहुत सारे रूल्स अलग हो जाते हैं। तो 7वें तक बोलना इजी होता है। श्रेणी में भी एकदम सडन वैसी विशुद्धि आके तीर्थंकर का श्रेणी चढ़ भी रहे हैं, तीर्थंकर का भी बंद कर लिया, या फिर आहारक चतुष्क का बंद बीच में स्टार्ट कर दिया, तो वो एक बार पूछने का है। मैं रखती हूँ क्वेश्चन में एक बार। बाकी इनमें बिगनिंग होती है और सातवें से एंडिंग स्टार्ट भी होगी ना? होती है। एंडिंग आहारक की कौन कौन? सत्ता सात। आहारक की सत्ता 7वें से स्टार्ट होती है। और तीर्थंकर अब की यहाँ 4 पे से भी 7 वही के बीच। बात आती है कि 8वें में भी होती है कि नहीं हो सकती है वाला, वापस वही बात है दोनों के लिए। तो एक बार मैं पूछती हूँ इसको, ठीक है। और फिर है अनादि और ध्रुव। तो अनादि काल से इनकी सत्ता रहती ही नहीं है, हमेशा रहेगी ही नहीं, ठीक है। और ये बात हो गई भवसिद्धिक अभवसिद्धिक दोनों की अपेक्षा होगी क्या यहाँ पर? ध्रुव भाग से तिखी हुई। ओनली भव सिद्धि, क्योंकि अभव सिद्धिक में तो सत्ता ही नहीं थी, तो सत्ता की एंडिंग कैसे होगी? ठीक, अभी हमारे यहाँ पे साथी और अध्रुव बचा हुआ है। ये अध्रुव बंधिनी टोटल प्रकृति कितनी हो गई? 15 तो ये हो गई थी, 16 17 18 18 4 22। अध्रुव बंधिनी 22 प्रकृति है। अध्रुव सत्ता का, सॉरी, 22 प्रति कितने हैं? ठीक है। और ध्रुव सत्ता का कितनी है? 148 में से 22 माइनस कर लेते हैं, 126। 126 प्रकृति होगी, ठीक। अब ये 126 में देख लेते हैं ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी की कभी सत्ता एंड हुई फिर से स्टार्टिंग हो गई, ऐसा हो सकता है क्या? इसकी नहीं, सत्ता की एंडिंग कब होती है? 13th गुण स्थान में। सत्ता शायद 13th में होता है, 12th के लास्ट समय तक सत्ता रहती है, उसके बाद वापस जीव अवरोहण करता नहीं है, तो शादी नहीं होगी, ठीक है। और इसकी सत्ता का एंड होता है क्या? नहीं, नहीं। सत्ता का एंड होता है क्या? अभव सिद्धि की अपेक्षा नहीं होता, भव सिद्धि की अपेक्षा होता है। 12 से 13 में तो जाएगा ही एंड हाँ हाँ। करके, 13 में जाता है एंड कर देता है, 13 से वापस नहीं आता, आदि नहीं होती। वेदनी कर्म की सत्ता एंड जो अनुदयमान होगी वो द्विचरम, 14th के द्विचरम, उदयमान का 14th के चरम, तो सत्ता का एंड हुआ। अभव सिद्धिक नहीं करता, भव सिद्धिक जीव ही करता है। फिर मिथ्यात्व नहीं, शादी नहीं की है इसने। सिद्धिक नहीं करता, भव सिद्धिक जीव जब भी शायिक सम्यक तो प्राप्त करने की प्रोसेस होती है तो उस समय पे उसकी सत्ता का एंड करता है। 16 कषाय 9th गुण स्थान, 9 कषाय 9th गुण स्थान सत्ता का एंड करता है, ठीक है। क्या पूरे 16 कषाय का? ठीक है, एक बार इसको साइड में रखते हैं, पहले ये भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। 16 कषाय में बात थोड़ा डिफरेंट है, वो देखते हैं एक बार। वेदनी कर्म की लिख ली क्या? वेदनी कर्म आदि नहीं होती, 14 से वापस है ही नहीं। मिथ्यात्व वेदनी की फिर से स्टॉक में आ जाए मिथ्यात्व वेदनी, ऐसा संभव है क्या? नहीं। नहीं। एक नहीं बार जो आएगा। गया तो शायिक सम्यक तो प्राप्त होता है तो ही होता है। अब 9 नौकशाय, 9 नौकशाय एक बार सत्ता से गया, 9 नौकशाय कब जाता है? 9th गुण स्थान में, वापस आता नहीं है, शपक श्रेणी से अवरोहण नहीं होता। 16 कषाय में इसमें हमको बात करनी पड़ेगी अनंतानुबंधी का अलग। 4 + 12 करके, 4 + 12। तो जो 4 वाली बात करेंगे तो 4 वाली बात में बिगनिंग हो सकती है, और जो 12 वाली बात करते हैं, 12 वाली बात करते हैं मतलब 12 प्रकृतियों, 12 कषाय का कब होता है सत्ता का क्षय? 9th गुण स्थान। 9th गुण स्थान। 9th गुण स्थान शपक श्रेणी से अवरोहण नहीं होता, तो उनकी सत्ता की आदि नहीं होती, लेकिन 4 प्रकृति जो है उनकी सत्ता की जरूर आदि हो सकती है। कब कब हो सकती है, कब होती है? जब वो नीचे गिरता है संयोजकता करने पर। तो वाले में होगी, वापस गिरेगा तो किसमें? उत्सव कौन वाले में सी होगी गुण ना। स्थान? कहीं से 10 में नहीं आएगा। दूसरे में भी हो सकती, पहले में भी हो सकती है, क्या बात है। कोई डायरेक्ट फर्स्ट में गिर गया तो भी उसकी सत्ता क्रिएट हो जाएगी,
कोई डायरेक्ट सेकंड में गिर के फिर फर्स्ट में गया तो सेकंड में भी उसकी सत्ता क्रिएट हो जाएगी। तो पहले और दूसरे, कोई थर्ड में गया तो सत्ता क्रिएट होती है क्या? कोई नहीं भी संयोजक जीव थर्ड में जाएगा तो सत्ता क्रिएट होगी? नहीं होगी। नहीं। नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड में जाने पर ही उसका बंद होता है। वैसे बंद यौगिक आशयिक परिणाम होते हैं, उसका बंद होता है और सत्ता क्रिएट होती है। इसीलिए उनकी सत्ता की आदि हो सकती है पर बारह कषाय के सत्ता की आदि नहीं होती। और दोनों की एंडिंग तो हो ही सकती है। बारह कषाय की एंडिंग 9th गुण स्थान में होती है और 4 कषाय अनंतानुबंधी चतुष्क की एंडिंग कहाँ होती है दूसरे या गुण कहाँ स्थान हो सकती है? दूसरे 4 गुण से स्थान 7 गुण 4, स्थान 5, 6, 7। 4 से 7 4, 5, 6, 7 में एंडिंग कर सकता है। थर्ड गुण स्थान में स्टॉक नहीं हो और थर्ड में आ जाए चलेगा, पर थर्ड गुण स्थान में एंडिंग नहीं करेगा। क्योंकि जो वी संयोजक होता है, जो भी उसकी सत्ता को क्षय करता है, वो 4 से 7 वाला क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ही होता है। सम्यक मिथ्यात्व अवस्था में अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय करना ऐसा नहीं होता। क्षय करने की प्रोसेस नहीं हो सकती, क्षय किया हुआ आ सकता है थर्ड में, ये ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया। अभी 9 का क्षय नीच गोत्र। नीच गोत्र की सत्ता की बिगनिंग होती है क्या? बिगनिंग नहीं होगी ना, अनादिकाल से ही है वो सत्ता में, उसकी कभी उद्वलना करी नहीं तो उसकी बिगनिंग कैसे होगी? और 14th के द्विचरम समय तक सत्ता होती है, उसके बाद उसकी सत्ता नहीं होती। तो भव सिद्धिक जीव ही इसकी सत्ता को खत्म करता है। भव सिद्धिक जीव में हमेशा नीच गोत्र की सत्ता रह सकती है। अंतराल 5। अंतराल 5 की सत्ता का क्षय कब 13th गुण स्थान में करता है? उसके पहले कभी ऐसा हुआ है क्या कि वो फिर से स्टॉक बना हो क्षय होने के बाद? नहीं। ऐसा नहीं हुआ है। और एंडिंग हमेशा होती है भवसिद्धिक जीव की अपेक्षा कर, मतलब हमेशा क्या करता ही करता है ऐसा। नामकरण की 78 प्रकृतियां। नामकरण की 78 प्रकृति की बिगनिंग होगी क्या? हाँ इनकी बिगनिंग नहीं होगी और इनकी एंडिंग हमेशा होती ही होती है। ठीक है। अब जो 78 प्रकृति हैं, इनको एक बार वापस खोल लेना कि कौन कौन सी प्रकृतियों की कब कब होती है। एक बार हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं ना, कि उसके बाद क्लियर हो जाएगा, कि उसके बाद फिर से सत्ता खत्म होने के बाद आने का कोई सवाल नहीं बचा। मनुष्य रति और मतलब मनुष्य द्विक, नरक द्विक, देव द्विक, यहाँ पे बात कर ली। बचा तिर्यंच गति। तिर्यंच द्विक की अनादिकाल से जीव में सत्ता है और तिर्यंच गति की सत्ता का कब खत्म होता है? आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सत्ता क्षय कब बताया है? तिर्यंच पांचवे गति, तिर्यंच अनुपूर्वी, पांचवे गुण स्थान सत्ता, सत्ता नाइन्थ सत्ता गुण नाइन्थ गुण स्थान में 9th गुण स्थान में 9th गुण स्थान के सेकंड पार्ट में। नाम कर्म की 13 प्रकृतियों में। हाँ ठीक है, ध्यान रखना, नाम कर्म की 13 प्रकृतियों में आता है। के 6 के बाद फिर जाति 5, इधर से देख लेते हैं। तिर्यंच द्विक। तिर्यंच द्विक में हो गया। तिर्यंच द्विक का ध्यान रखना। 9th गुण स्थान की जो बात करते हैं, बहुसंख्य व्यतीत हो, उसके बाद मतलब ऐसा, इसको अगर आपको क्लियर बोलना है ना, अगर डायरेक्टली आपको पूछे कि कब हो रहा है, तो आपको वापस पूरा नहीं खोलना है। मतलब खोल दो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ऐसा लिख के आओगे कि मध्यम 8 कषाय के क्षय सत्ता क्षय के संख्य स्थिति घात पश्चात तिर्यंच द्विक का क्षय होगा, तो भी आपका आंसर करेक्ट है। और ये लिख देना 9th गुण स्थान। 9th गुण स्थान का बहुसंख्य भाग व्यतीत हुआ, फिर ये क्षय हुआ, फिर संख्या स्थिति घात, फिर ऐसा करके आप लिख रहे हो तो और ही अच्छी बात है। पर अगर आपको ऐसा भी लिखना है तो गलत नहीं, क्योंकि बुक में इसी रूप में दिया जाता है। 9th गुण स्थान में मध्यम 8 कषाय के क्षय के संख्या स्थिति घात पश्चात। ठीक है। फिर जाति 5 का भी तभी होता है। नहीं अच्छा, नहीं जाति है क्या? जाति का जाति चतुष्क का भी उसी जाति समय चतुष्क होगा। का हो सकता है। और उसी पंचेंद्रिय समय का होगा। सत्ता क्षय कब होता है? 14वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान के अंत में 14वें गुण स्थान के 14th में लास्ट समय। सत्ता विच्छेद सत्ता विच्छेद 9वें गुण स्थान में होगा ना। 14 में 14 के अंतिम समय 14 में जाति एक बार
जाति चतुष्क की बात नहीं कर रहे, जाति चतुष्क की बात हमने कर ली। अब हम बात कर रहे हैं पंचेंद्रीय जाति नामकरण। 14 पंचेंद्रीय में जाति नामकरण 14 14 में गुणस्थान के चरम समय, आपको ये बोलना पड़ेगा। 14 में बोल के खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि 14 में दो पार्ट हो गए। 14 के चरम समय में इसका क्या होगा, सत्ता का मतलब विच्छेद सत्ता सत्ता विच्छेद विच्छेद होता है। होगा। उस समय तक सत्ता रहती है, उसके बाद क्षय हो जाएगा। फिर औदारिक चतुष्क, औदारिक चतुष्क का कब तक रहता है सत्ता? 14 के चरम गुणस्थान के चरम समय। 14 के कब तक सत्ता है? तो 14 गुणस्थान के चरम समय। तो मतलब यहाँ से वापस से जब इनको सत्ता से क्षय कर दिया, मतलब मोक्ष अवस्था प्राप्त हो गई, उसके बाद वापस से सत्ता क्रिएट नहीं होती। इन सभी प्रकृति की हम वही बात कर रहे हैं, इसमें शादीभंग घटित नहीं होता। तेजस त्रिक, कार्बन त्रिक, कौन से गुणस्थान? 14 गुणस्थान चरम समय। दानव द्विचरम छह, समय होगा ना, तेजस द्विचरम कार्बन समय होगा। पुद्गल विपाकिनी, ठीक है बराबर। और औदारिक के लिए भी सेम ही बोलना है, द्विचरम हाँ समय पुद्गल विपाकिनी है, ठीक है। समय धनन लिए 6 भी पुद्गल वही विपाकिनी, तो है। संस्थान 6 पुद्गल विपाकिनी, वर्णादि 20 पुद्गल विपाकिनी, विहायोगति काय योग से रिलेटेड होती है। तो ये सारी प्रकृति द्विचरम समय होगी और पंचेंद्रीय जाति चरम समय होगी, और बाकी वो 9th गुण स्थान है, ठीक है। उसके बाद फिर अगुरु लघु चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क में अगुरु लघु है, पराघात है, उपघात है, उच्छ्वास है। तो ये प्रकृति भी अनुदयमान है, क्योंकि 3 तो उसमें पुद्गल विपाकिनी है, और जो उच्छ्वास नामकर्म है वो वचन योग से रिलेटेड होती है। हो गया, ये तो 13 गुण स्थान तक ही उनका उदय रहता है, इसीलिए 14 के द्विचरम समय तक वो सत्ता में होगी। फिर आतप उद्योत, आतप उद्योत पहली बात तो वो क्या है, पुद्गल तिर्यंश विपाकिनी है, और बुद्धि दूसरी बात को तिर्यंश प्रायोगी होती है। सभी तिर्यंश प्रायोगी प्रकृतियों को 9th गुण स्थान में, नरक एकांत नरक और एक तिर्यंश प्रायोगी को 9th गुण स्थान में क्षय कर देता है नामकरण की 13 प्रकृतियों के साथ। तो आतप और उद्योत कहाँ तक है उनकी सत्ता? 9th गुण स्थान में 13 प्रकृतियों की सत्ता तक। फिर निर्माण नामकरण पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है, इसलिए द्विचरम समय तक होगी, ठीक है। फिर त्रस दशक, स्थावर दशक, स्थावर दशक तो क्या है? स्थावर दशक में स्थावर अस्थिर सूक्ष्म चलेंगे ना, अलग से अलग अलग देखना पड़ेगा। स्थावर स्थावर है, चतुर्थ है, वो तो सब उधर चली जाएगी। 6th गुण स्थान, ये 9वें गुण स्थान में क्षय हो जाएगा। कौन सी? स्थावर सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थावर नाम और सूक्ष्म त्रिक, स्थावर सूक्ष्म सूक्ष्म त्रिक, साधारण आतप उद्योत ये सब साथ में जाएगा। स्थावर सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, अभी अभी एक बार पर्याप्त नहीं जाएगा, पर्याप्त नहीं जाएगा, सूक्ष्म एक बार साधारण, प्लीज। सॉरी सब गड़बड़ हो जाता है, एक के बाद हम लोग बोल देते हैं। तो स्थावर दशक की बात हो रही है। स्थावर दशक में हमको आतप उद्योग की बात ही नहीं करना है, पहली बात। उसके बाद फिर जब स्थावर की बात हो रही है, तो हम एक साथ कैसे बोल सकते हैं स्थावर चतुष्क उसी में चला जाएगा? स्थावर चतुष्क को एक एक प्रकृति को खोल के देखना चाहिए, क्योंकि हर प्रकृति में सूक्ष्म त्रिक है। सूक्ष्म त्रिक में क्या आया? अपर्याप्त भी तो आया। अपर्याप्त सिर्फ नरक या तिर्यंश प्रायोगी ही होती हैं क्या? नहीं होती। उसमें क्या आया? साधारण आया, सूक्ष्म आया, स्थावर आया। ये जो है ये तिर्यंश प्रायोगी नरक प्रायोगी बोल सकते हैं, लेकिन जो अपर्याप्त है वो अपर्याप्त, इनफैक्ट मनुष्य भी अपर्याप्त हो सकता है। समुचे मनुष्य की हम बात ही करते हैं, फिर मनुष्य भी अपर्याप्त है, तो फिर हम इसको कैसे तिर्यंश और नरक प्रायोगी ही बोलेंगे? तो इसमें एक एक प्रकृति खोलना। स्थावर में स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, ये 3 प्रकृति की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो अपर्याप्त है उसका उदय नहीं होने से द्विचरम समय हो जाएगा, सत्ता द्विचरम समय तक रहेगी। उसके बाद फिर स्थिर षटक के अस्थिर अशुभ दोनों पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है, अस्थिर अशुभ। फिर दुस्वर, दुस्वर है तो वो भी वचन योग रिलेटेड था, अनुदयमान प्रकृति है। उसके बाद दुर्भग, अनादे, अयश कीर्ति। दुर्भग, अनादे और अयश कीर्ति पुद्गल विपाकिनी नहीं है, लेकिन अनुदयमान प्रकृति है, तो ये द्विचरम समय तक हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं त्रस दशक में। अब त्रस दशक में त्रस है, बादर है, पर्याप्त है, ये तो हो गई तीनों पुद्गल विपाकिनी नहीं है और इनका उदय है। तो ये हो गई तीनों चरम समय वाली। प्रत्येक पुद्गल विपाकिनी है, स्थिर पुद्गल विपाकिनी है, शुभ पुद्गल विपाकिनी है।
तो ये द्विचरम समय वाली हो जाएंगी। फिर सुस्वर, सुस्वर में आ जाएगा ये वचन योग रिलेटेड, इसलिए वो क्या हो जाएगी, द्विचरम समय द्विचरम वाली। फिर है सुभग, आदेय और यशकीर्ति। तो सुभग, आदेय, यशकीर्ति इनका उदय रहता है, इसीलिए ये चरम समय तक होगी। एक एक प्रकृति खोलेंगे ना तो हमारा बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई सारी प्रकृतियां। अब इनके बारे में जो डिस्कशन हमने किया, इनकी सत्ता का जो भी डिस्कशन किया, रिवीजन किया, उसमें हमने देखा कि वहां से वापस सत्ता क्रिएट हो ऐसा संभव नहीं होता। तो इसीलिए ये सभी में सत्ता की शादी भंग को हमने क्रॉस करा था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बाकी कोई, ठीक है, लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक बार ये रीड आउट कर लेते हैं। वही बात है जो हम चार समय के बोल रहे हैं कि ये द्विचरम समय क्या होगा, चरम समय क्या होगा। तो वैसे तो उसको मतलब ठीक है, अंडरस्टूड है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विषय को निद्रा द्विक के उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है। निद्रा द्विक की सत्ता 12वें के द्विचरम समय तक होती है। उसका रीजन क्या है कि 12वें के चरम समय में निद्रा द्विक का दर्शनावर्णी चतुष्क में स्तिबुक संक्रमण हो जाता है। स्तिबुक संक्रमण हो गया है मतलब उसकी सत्ता नहीं बची, पर प्रकृति रूप हो गई। 12वें गुणस्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे, तब जीव घाती कर्मों की स्थिति, हाँ एक पॉइंट ये आप लोगों का ठीक है ध्यान में आया, ये रह गया था, अच्छी बात है, इसको पढ़ लिया। क्या होता है कि जब भी 12वां गुणस्थान है ना, देखो 10वें गुणस्थान की तो हमने स्टेप बाय स्टेप सबको हमने सत्ता से हटाया, पर जब ये 12वें गुणस्थान में जब हटाते हैं ना हम प्रकृतियों को, तो उसमें क्या करते हैं, जब 12वें गुणस्थान का बहुसंख्य भाग व्यतीत हो चुका है, ये टोटल 12वां गुणस्थान है, इसका बहुसंख्य भाग व्यतीत हो गया और एक संख्यतम भाग शेष रहा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी घाती कर्म, अब हमारे पास 3 ही घाती कर्म बचे हैं क्योंकि मोनी तो क्षय हो चुका होता है, ये 12th गुणस्थान की बात चल रही है। तो 12th गुणस्थान में 3 घाती कर्म बचे हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। ये जो 3 कर्म है ना, इन 3 कर्मों की स्थिति, जितनी भी लेफ्ट ओवर स्थिति होती है, उसको 12वें गुणस्थान के अवशेष काल, मतलब जो ये एक संख्यतम भाग काल है ना, मान लेते हैं कि ये एक संख्यतम भाग काल 10 समय का है, तो जो और ये बहुसंख्य भाग को मान लेते हैं कि 90 समय व्यतीत हो चुके हैं। टोटल 100 समय का अगर 12वां गुणस्थान माने तो 100 समय में से 90 समय व्यतीत हो गए। अब 90 समय में जो भी प्रकृति मतलब जो ये 3 कर्म बचे थे, उनकी स्थिति कुछ भी हो, जो भी थी कुछ भी थी, पर लास्ट जो एक संख्यतम भाग बचा ना, उसमें जीव क्या करता है, जितनी भी उसकी स्थिति रहती है, मतलब उसके इसमें जो परिणाम होते हैं वो वर्धमान होता है। वर्धमान मतलब वो उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते परिणाम होते हैं, क्योंकि उसको इतना हैवी काम करना है, घाती कर्म 3 एक साथ, 3 घाती कर्मों को उसको आत्मा से हटाना है। तो इतना हैवी काम जब होता है ना, तो हर समय उसके भाव ना वर्धमान ही रहते हैं, मतलब बढ़ते हुए ही रहते हैं। तो ऐसे वर्तमान परिणामों में जब वो बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे, इतने काल में जब वो रहता है, तो उस समय पे वो जो लेफ्ट ओवर 3 कर्मों की जितनी भी स्थिति, मतलब उसका जो भी इतना बड़ा जो भी निषेक था, उस निषेक को कम करके ओनली एंड ओनली वो लास्ट का जो वो निषेक बचाता है, बाकी सारी स्थिति को वो विशुद्धि के कारण से कम कर देता है, खत्म कर देता है। तो जो 12वें गुणस्थान का लेफ्ट ओवर काल है, जो एक संख्यतम भाग शेष वाला काल है, उसकी जितनी स्थिति है, जितना भी ड्यूरेशन है, उसके बराबर उसके 3 घाती कर्मों को कर देता है। 3 घाती कर्मों की इस प्रकार की अवस्था रह जाती है। अब इस प्रकार की अवस्था में वो जीव क्या करेगा, तो वो जैसे हमने बोला ना, सर्व संक्रमण हो जाता है, अभी तक संक्रमण चल भी रहा था, सर्व संक्रमण होने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर क्या बचता है सर्व संक्रमण के बाद? स्तिबुक संक्रमण। स्तिबुक संक्रमण बचता है, क्योंकि सर्व संक्रमण लास्ट संक्रमण होता है, लास्ट समय का। तो मान लेते हैं कि ये जो समय था, ये लास्ट समय का वो हुआ, लास्ट समय का संक्रमण हुआ, सर्व संक्रमण। अब इसके बाद उसको क्या करना है, ये 10 समय तक, अब ये 10 समय तक उसके अनुदयमान प्रकृति का वो स्तिबुक संक्रमण करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10 ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 समय की स्थिति है, इन 10 समय में उसके पास ज्ञानावर्णी की पांचों कर्म की 10 समय का निषेक है, दर्शनावर्णी की पूरी 9 प्रकृतियों का 9 प्रकृति तो नहीं बचती है ना, यहाँ तक सिर्फ कितनी बचती है, 6 प्रकृति बचती है, 6 बचती हैं सिर्फ, क्योंकि निद्रा द्विक बची है और 4 वो बची है। फिर अंतराय कर्म की 5 प्रकृति, इनकी क्या करेगा, इन तीनों का निषेक उसका 10-10 समय वाला ही बनता है। तीनों का मतलब तीनों कर्म की सभी प्रकृति, कितनी प्रकृति हो गई है टोटल, 16। ये 16 प्रकृतियों का जो रहता है वो इक्वल 10-10 समय का निषेक रहेगा। अब वो क्या करेगा, 10-10 समय के तीनों कर्म के सारी 16 प्रकृति के निषेक में से उदयमान क्या क्या है, 14 प्रकृति, अनुदयमान क्या है, 2 प्रकृति। तो ये जो 2 प्रकृति है ना, इसका निषेक कैसे चलेगा, 14 प्रकृतियों का तो ऐसे रहेगा, ये कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 समय का निषेक है। अब ये जो है इसका भी कितना था, 10 समय का निषेक, ठीक। अब 10 समय का इसका भी निषेक था और निद्रा द्विक का भी था। ये शेष 14 प्रकृति है और ये 2 प्रकृति है। शेष 14 का ऐसा है, लेकिन 14 में से अभी हम दर्शनावर्णी चतुष्क की बात कर लेते हैं, बाकी फिर 5+5 इधर सेम चलेगा वो भी, पर अभी हमको जो ट्रांसफर होता है, संक्रमण होता है, वो सिर्फ स्वजाति में ही, मतलब जो मूल कर्म की प्रकृति है उसी में होता है। तो निद्रा द्विक का दर्शनावर्णी चतुष्क में ही होता है। अब ये जो 10 समय की थी, इसमें से इसकी भी 10 समय, इसकी सबकी 10 समय के निषेक बचा। अब जो लास्ट समय है इसमें सिर्फ 9 समय का रह जाता है, इसमें 10 समय है, इन सब में 10-10 समय है। इसमें 9 समय क्यों है, क्योंकि इसके जो लास्ट प्रदेश थे वो किस रूप में हो गए, वो इस रूप में हो गए। इसको भी, अगर ये सभी कलर्ड है तो इसको भी हम कलर्ड कर देते हैं, तो ये सभी पर प्रकृति रूप में हो गए। तो इसकी सत्ता कितनी है, नॉन कलर्ड कितनी है, 9 समय की, इनकी कितनी है, 10 समय। यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 9 बचा। जब यहाँ पे 8 समय बचे थे तो इसकी सत्ता 7 समय की ही रह गई। अब जब जीव को 13 गुण स्थान में जाने में सिर्फ 5 समय बचा है तो यहाँ पे 4 ही समय बची। मान लो उसको 3 समय बचे हैं उसके, यहाँ पर उसके 2 समय की ही सत्ता है, ठीक है। एक बार चलो, 5 के बाद 4 समय है तो यहाँ पे 3 समय, ठीक है। एक समय ऊपर होता गया। अब यहाँ पे अपने पास सिर्फ 1 2 3 4, ये 4 समय का निषेक बचा और इसका 1 2 3 3 समय का निषेक बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट समय पर प्रकृति रूप हो गई। इसमें 3 समय बचा है, इसमें 2 समय बचेगा, इसमें 2 समय बचा है, इसका भी संक्रमण हो गया, इसमें 1 समय बचा, इसमें लास्ट समय। अब ये जो है ना, ये दो समय बचना, ये 2 समय 12th गुण स्थान के 2 समय बचना मतलब द्विचरम समय की बात कर रहे हैं। तो ये जो द्विचरम समय है उस समय पे शेष प्रकृतियों की सत्ता तो 2 समय की रहती है, पर निद्रा द्विक की 1 ही समय की बचती है, ठीक है। और जो चरम समय आ जाता है, एक समय की बची थी इसलिए यहाँ तक उसकी सत्ता मानी, और जो चरम समय आ जाता है उस चरम समय में इसकी सत्ता 0 हो जाती है, इसीलिए बोला कि चरम समय में इसकी सत्ता नहीं होती, ठीक है। और वो इस रूप में कन्वर्ट हो गई होती है, इसकी 1 समय की बची थी, इसकी 0 समय हो गई, ठीक है। अब उसी को ये इसके माध्यम से समझा रहे हैं कि 12वें गुण स्थान का जो अवशेष काल है वो 4 समय अगर हम मान ले तो प्रथम, द्वितीय, द्विचरम और चरम। निद्रा द्विक का प्रत्येक समय के प्रदेश 1 गिलास पानी माना है, दर्शनावर्णी का 1 गिलास शरबत माना है। अब यहाँ 3 गिलास पानी है, 4 गिलास शरबत है, क्योंकि ये पानी शरबत के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे द्वितीय समय में यहाँ दो बचे हैं, यहाँ पर 3 बचे। अब जो द्विचरम समय बचा, द्विचरम में लास्ट के 2 ही समय बचे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 ही समय की सत्ता बची है, और इसमें ये पानी शरबत के रूप में मिक्स हो चुका है, तो वो शरबत का ही 1 समय की सत्ता बची है और यहाँ पे पानी की सत्ता 0 हो गई है, ठीक है। तो ये उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 12वें गुण स्थान के चरम समय में निद्रा द्विक का अंतिम स्थिबुक संक्रमण होता है, तब उसकी स्वरूप सत्ता नहीं होती। जिस समय स्थिबुक संक्रमण होता है 1 ही समय के लिए होता है और उसी समय में वो पर प्रकृति रूप हो चुकी होती है। तो ये ध्यान में रखना, निद्रा द्विक का स्थिबुक संक्रमण कब हुआ है, चरम समय में, अंतिम समय, मतलब जो
12वें गुण स्थान का चरम समय, उस समय पे निद्रा द्वीप का अंतिम स्थिबुक संक्रमण हुआ है। ऐसा नहीं बोलना कि वो सत्ता खत्म हो गई तो अब उसके साथ क्या संक्रमण होगा। उसका संक्रमण हुआ इसी वजह से तो उसकी सत्ता खत्म हो गई। अगर संक्रमण नहीं होता तो वो अपनी देवांश तुम्हारा फोन है? म्यूट। देवांश ठीक है, तो ये है कि अंतिम समय जो अंतिम स्थिबुक संक्रमण हो रहा है वो चरम समय में हो रहा है, इसीलिए क्योंकि उसकी स्थिबुक संक्रमण के कारण से ही उसकी सत्ता अब नहीं बची, क्योंकि स्थिबुक संक्रमण हो चुका है पर प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो गया है वो। ठीक है, तो निद्रा द्वीप की सत्ता 12वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक रहती है। अध्याय से प्राप्त शिक्षा। ज्यों ज्यों ऊंचा उठ रहा जीव का शुभ परिणाम, त्यों त्यों उस प्रकृति का मिटता नाम निशान। एक एक प्रकृति का ऊपर उठते 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 प्रकृतियों का नामो निशान मिटता जाता है, मतलब सत्ता से क्षय को प्राप्त हो जाती है। वैसे वो किस वजह से हुआ? जीव के शुभ परिणामों के कारण से। तो जीव के शुभ परिणाम, हमारे शुभ परिणाम की ही बात हो रही है। हमारे शुभ परिणाम इतने पावरफुल होते हैं कि हमारी आत्मा से वो कर्मों की सत्ता को ही हटा सकते हैं। तो अपने शुभ परिणामों को सत्ता टोटल खत्म करें या फिर धीरे 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 थोड़े थोड़े टुकड़े में खत्म करें। भाव यही होना चाहिए कि शुभ परिणाम इक्वल्स टू सत्ता का खत्म होना। सत्ता टोटल खत्म अभी ना भी हो पाए, शपथ श्रेणी आरोहण ना भी हो पाए, तो भी भाव ये रहे कि हम जितना हो सके उतना सत्ता से हटाते जाएं प्रकृतियों को। प्रकृति को तो सत्ता से नहीं हटा पाएंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि हम प्रकृति को सत्ता से ना हटाएं तो भी प्रकृति के बहुत सारे प्रदेशों को सत्ता से बहुत हैवी अमाउंट में बाहर कर दें। ठीक है, उसका एक ही उपाय है शुभ परिणाम। ठीक, तो एक बार ये कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास रख लेते हैं एक बार के लिए, और परसों आप लोगों की एक एक्सपर्ट क्लास लेने का है जिसमें आंटी प्रीति आंटी लेंगे वो क्लास। तो अगर आप लोग के कोई डाउट है, एग्जाम रिलेटेड डाउट है या बुक में से कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग आंटी से पूछ लेना। जो भी पूछना है आप लोगों को, एक एक्सपर्ट क्लास रख रहे हैं आंटी, उसमें आप लोग के डाउट्स जो भी रहे वो क्लियर कर लेना। और फिर नेक्स्ट संडे आप लोग की एग्जाम होगी। गुणस्थान दीदी अगर कल क्लास रख रहे हो तो गुणस्थान स्वरूप का लास्ट का चैप्टर, लास्ट के दो चैप्टर पढ़ाइएगा ना। हाँ, एक बार गुणस्थान स्वरूप के जो आप लोग ना ढूंढ के रख लीजिए, सबका एक एक टॉपिक वाइज लेते जाएंगे। जो पहले बोलेगा उसका पीछे के आगे के जो भी आपको टफ लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो द्वार हैं वो ऐसे हैं कि इजीली समझ में आ सकते हैं, पर जो समझने या याद रखने जैसे हैं, अंतर द्वार है, स्थिति द्वार है, गति आगति द्वार है, और भी ऐसे जो बहुत सारे हैं, निमित्त द्वार है, उनको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सेलेक्ट करके लेके आना। कल की क्लास रख लेते हैं, परसों एक्सपर्ट क्लास में आंटी से कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो तो वो देख लेना। उसके बाद फिर जब भी हमारी क्लास रहती है तो 1-2 दिन में, और वही जिसको ज्वाइन करना है, अपना टॉपिक क्लियर करना है गुणस्थान स्वरूप का, तो वो हम देख लेंगे, क्योंकि पूरी बुक उठाना भी थोड़ा मुश्किल होगा गुणस्थान स्वरूप को। ठीक है, तो टुकड़े टुकड़े में दीदी ये समझ में नहीं आया कि 12वें गुणस्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत और एक संख्यतम भाग शेष है, तब जीव घाती कर्मों की स्थिति को 12वें गुणस्थान के अवशेष काल के बराबर कर देते। बराबर कर ये देते हैं, लाइन मतलब समझ में नहीं आई। हाँ, मतलब ये होता है कि बहुसंख्य भाग जो है ना, बहुसंख्य भाग व्यतीत होता है तब तक उनकी जो स्थितियां होती है, उनका जो निषेक होता है ना, हो सकता है ज्ञानावर्णी कर्म का इतना बड़ा निषेक हो और दर्शनावर्णी कर्म का इतना बड़ा निषेक हो, या फिर जो अंतराय कर्म है उसका, उसके बीच का साइज का निषेक हो। ऐसे अलग अलग निषेक रहता है। सारी प्रकृति को खोले तो उसमें और ज्यादा हो सकता है कि छोटा बड़ा निषेक रहे, लेकिन जैसे ही जीव, चलो मैंने ना इसको नीचे से बनाना चाहिए था, ये है, मान लो ये दर्शनावर्णी की प्रकृतियों का निषेक है और ये अंतराय कर्म की प्रकृतियों का निषेक है। तो जैसे ही ये बहुसंख्य भाग व्यतीत होता है, एक संख्यतम शेष रहता है ना, तो मान लेते हैं कि एक संख्यतम भाग 10 समय का है, तो एक संख्यतम जितना भी समय का हो, एक संख्यतम भाग के तुल सारी प्रकृतियों को, मान लो इतना एक संख्यतम भाग है, तो एक संख्यतम भाग की स्थिति अब उसको भोगना सिर्फ इतने में ही है। तो सारे कर्म जितना भी था उसको इतनी विशुद्धि के साथ करता है कि तीनों प्रकार के कर्मों की, तीनों घाती कर्मों की स्थिति सिर्फ इतनी सी रह जाती है। 1 2 3 समय है अगर लास्ट का संकेतम भाग, तो 1 2 3 समय की रह जाएगी। जैसे ये 10 समय का बचा तो सबकी स्थिति 10 समय हो जाएगी। सबकी स्थिति 10 समय हो जाएगी।
चाहे वो मतलब कितनी ही बड़ी हो, वो वैसे तो अंतःकोठाकोड़ी से ज्यादा होती नहीं है, पर फिर भी वो कितनी बड़ी हो, कितनी ही छोटी हो, अनइवनली कैसे भी हो, पर वो एक साथ सारे कर्मों के निषेध को सिर्फ इतना छोटा सा बचा देता है जितने समय का उसको अब भोगना है। मतलब एक एक समय वो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, कोई विशेष काम नहीं कर सकता वो लास्ट एक संकेतन भाग में। वो एक एक समय आत्मा आगे बढ़ती जाएगी, उसकी सत्ता खाली होती जाएगी, एक एक समय आगे बढ़ेगी, और द्विचरम समय में पर प्रकृति रूप हो जाएगी दर्शनावरणी में, और चरम समय में सबकी सत्ता एक साथ खत्म हो जाएगी। अभी क्लियर हुआ? हाँ दीदी ठीक है ये दीदी। इसमें कम कर रहे हैं सत्ता को, मतलब बहुसंख्यतम भाग व्यतीत होने पर, तो इसमें कोई करण काम कर रहे हैं क्या इसमें? ये हाँ, 8 करण में से करण तो कौन से करण से वो हो रहा है वो? करण तो बहुत सारे करण लग ही सकते हैं, संक्रमण करण भी हो ही सकता है। उद्वर्तन सारी पाप प्रकृति है ना, तो पाप प्रकृति में विशुद्ध परिणामों में उद्वर्तना, सॉरी, अपवर्तना होती है, तो अपवर्तना करण भी लग ही सकता है। घाती कर्म में संक्रमण होता है। घाती कर्मों में संक्रमण, हाँ, क्या बात है। घाती कर्म में अभी हम देखा ही ना, हमने स्त्रीबुक संक्रमण किस में हुआ, निद्रा द्विक ही उसमें हुआ ना। हाँ ठीक। और इसमें बाकी भी हम मोहिनी कर्म के लिए भी देखते ही हैं, संक्रमण होता है, करता है, इसीलिए उसमें एग्जेप्शन में बताया है कि मोहिनी कर्म में जो संक्रमण है तो दर्शन त्रिक का अलग होगा, और चारित्र दर्शन त्रिक का मतलब दर्शन मोहिनी का संक्रमण आपस में ही हो सकता है, चारित्र मोहिनी का आपस में होगा, दर्शन का चारित्र में नहीं होगा, मतलब संक्रमण तो हो ही रहा है। ठीक है, ये तो त्रिभुज संक्रमण भी द्विचरम नहीं, सॉरी, दक्षिणावर्णी की विद्या जी की होती है ना, तो वो जो अवशेष काल में ही होता है, उसके पहले नहीं, ऐसा समझना ना। तो इसके पहले तो संक्रमण करण चालू था ना उसका, तो संक्रमण करण हो गया, सर्व संक्रमण हाँ, लास्ट उसमें वही रहता है, तो सर्व वही संक्रमण जो के बाद अवशेष, त्रिभुज संक्रमण। हाँ, अवशेष काल जो है वो, मतलब जैसे 10 समय बताया है, तो वो 10 हम्म समय का जो प्रथम समय है वहां से ही चालू हो जाएगा, राइट? त्रिभुज संक्रमण। इसका खुला कहाँ पे, मतलब सर्व संक्रमण का खुलासा जहां होगा वो देखना पड़ेगा कि सर्व संक्रमण का एंडिंग पॉइंट क्या है, मतलब जो संक्रमण का एंडिंग पॉइंट क्या है। 12th गुण स्थान में वैसे संक्रमण होने में बाधा नहीं है, तो सर्व संक्रमण वहां तक हो ही जानना सकता है। चाहिए। किसमें होएगा, लेकिन सर्व संक्रमण होंगे तो दूसरी प्रकृति में किसमें जाके मिलेगी? निद्रा द्विक तो उसमें ही मिलेगी ना, दशामणि चतुष्क में। निद्रा जो तो मिलेगी, और तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का तो नहीं होएगा ना सब। आपस में नहीं होता उनमें, मतलब मूल कर्म में आपस में नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में आपस में होता रहता है। हाँ, लेकिन अहो वो तो आचार्य उदय से भगवान, खत्म अहो होंगी ना, वो तो उपाध्याय भगवान। उदय से खत्म होंगी ना, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी की हाँ, प्रकृति चार उदय दर्शनावर्णी के। उदय में जरूरी नहीं है कि कोई प्रकृति उदय में है तो उसका संक्रमण ना हो, उदय आवलिका के ऊपर संक्रमण, अभी हमारे मनुष्य गति का उदय है तो मनुष्य गति का संक्रमण भी हो ही सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है हाँ, ना। वो हो उदय सकता, हाँ वो उदयमान हो अनुदयमान सकता दोनों हमने प्रदेश संक्रमण के और है, स्त्रीमुख यथा संक्रमण प्रवृत्त के। संक्रमण हो सकता है, क्या? यथा प्रवृत्त संक्रमण हो सकता है। हाँ, ये था प्रवृत्त संक्रमण हो सकता है। दीदी विद्यार्थ संक्रमण नहीं समझ आया। देखते हैं एक बार, डाउट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नाशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आपसे भी क्षमा याचना। जय जय जगन्नाथ। जय 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 जितेंद्र।